नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य अंतरा भाग 2 के गद्य खंड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज लेके आए हैं। इन प्रश्नों को आप हल करें और इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की भी संभावना है और साथ ही साथ जो साहित्यिक परिचय हम लिखते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म किस जिले में हुआ? बताना है वाराणसी, बस्ती, बलिया या पूर्णिया। तो बताइए इसका क्या उत्तर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्ती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अगोना गांव। और बस्ती कहाँ पे है? बस्ती उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और किस सन में हुआ था शुक्ल जी का जन्म? तो शुक्ल जी का जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में। सन 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक के रूप में आचार्य शुक्ल कहाँ नियुक्त हुए थे? ऑप्शन है मिर्जापुर में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या काशी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? काशी। हिंदी शब्द सागर का जो निर्माण कार्य था वो काशी के अंदर एक संस्था थी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा। काशी नागरी प्रचारिणी 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 सभा काशी के अंदर ही थी। और इस सभा के अंदर जो हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य का काम चल रहा था, वहां पर आचार्य जो शुक्ल जी जो थे ये सहायक संपादक के रूप में नियुक्त हो गए थे। ठीक है, तो कहाँ पे आए थे, कहाँ नियुक्त हुए थे? काशी के अंदर नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद आचार्य शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हमें पता है कि आचार्य शुक्ल जी पहले इसी विश्वविद्यालय के अंदर प्राध्यापक थे। प्राध्यापक यानी प्रोफेसर थे। और उसके बाद में जब बाबू श्याम सुंदर दास जी अवकाश प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में ये इस हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन जाते हैं। हिंदी विभाग के अध्यक्ष बनते हैं। हिंदी विभाग की क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। और यही अध्यक्ष पद पे रहते हुए ही सन 1941 ईस्वी में यही काशी के अंदर ही इनका निधन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गद्य शैली की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है सरसता और काव्यात्मकता, विवेचनात्मकता, विचारशीलता और सूक्ष्म तर्क, आत्मकथात्मक और भावुकता, आंचलिकता और लोक जीवन का चित्रण। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विवेचनात्मकता, विचारशीलता और सूक्ष्म तर्क योजना। साथ ही साथ ये व्यंग्य और विनोद अपनी गद्य शैली के अंदर प्रयोग करते हैं, व्यंग्य और विनोद शैली भी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल की प्रसिद्धि का अक्षय स्रोत कौन सा ग्रंथ है? आचार्य शुक्ल जी की प्रसिद्धि का कौन सा ग्रंथ है प्रमुख? ऑप्शन है चिंतामणि, सूरदास, रसमीमांसा या हिंदी साहित्य का इतिहास। ये चारों रचनाएं आचार्य शुक्ल जी की हैं, लेकिन हमें उस रचना का नाम बताना है जिसकी वजह से आचार्य शुक्ल जी की प्रसिद्धि हिंदी जगत के अंदर कोने कोने में फैली हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 1929 ईस्वी में इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया गया था। यह पुस्तक पहले हिंदी शब्द सागर जो पहले ऊपर प्रश्न आया था, हिंदी शब्द सागर, इसकी भूमिका के रूप में लिखी गई थी। इसकी भूमिका के रूप में लिखी गई थी, लेकिन इसी को ही आगे चलकर आचार्य शुक्ल जी ने
परिवर्तित करके और संशोधित रूप करके इसको एक पुस्तक आकार में प्रकाशित करवा दिया गया। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मूल रूप से किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था? अभी मैंने वहां बताया, तो ऑप्शन देख लेते हैं। जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार या गोस्वामी तुलसीदास। हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है ये मूल रूप से किसकी भूमिका में लिखा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है? इनमें से बताना है, रश्मिमांसा, सूरदास, चिंतामणि या जायसी ग्रंथावली। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो आचार्य शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि। चिंतामणि इनका भाव और मनोविकार, भाव और मनोविकार, भाव और मनोविकार से संबंधित निबंधों का संग्रह है जो कितने खंडों में प्रकाशित है? 4 खंडों में। चिंतामणि 4 खंडों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है मिर्जापुर, बस्ती, काशी या लाहौर। तो हम सभी जानते हैं आचार्य शुक्ल जी का जो निधन है वह काशी के अंदर हुआ, काशी में सन 1941 ईस्वी में, जब यह है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी की गद्य शैली में किस तरह के शब्दों का प्रयोग व्यापक रूप से दिखाई देता है? ऑप्शन है केवल तद्भव शब्द, केवल तत्सम शब्द, केवल विदेशी शब्द, तत्सम शब्दों से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों तक। तो बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? ठीक है, तो देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तत्सम शब्दों का प्रयोग तो करते ही हैं अपने गद्य शैली में, साथ ही साथ जो प्रचलित उर्दू शब्द है वो प्रचलित उर्दू शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने अपनी गद्य शैली में किया है। आचार्य शुक्ल मुख्य रूप से किस रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन है आंचलिक कथाकार, आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक, नाटककार और पटकथा लेखक, केवल अनुवादक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक के रूप में आचार्य शुक्ल जाने जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उनसे संबंधित है, 11 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, गुलेरी जी से संबंधित प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ? ऑप्शन है शिमला, फतेहपुर, जयपुर या रावलपिंडी। कौन से उत्तर सही होगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। जयपुर की पुरानी बस्ती, पुरानी बस्ती, पुरानी बस्ती में सन 1883 ईस्वी, सन 1883 ईस्वी में गुलेरी जी का जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी की कौन सी कहानी हिंदी जगत में उनका पर्याय अर्थात दूसरा नाम ही बन चुकी है? तो ऑप्शन ए है सुखमय जीवन, या बुद्धू का कांटा, या उसने कहा था, या पाली। तो इनमें से कौन सी कहानी है जो गुलेरी जी का पर्याय ही बन चुकी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। 1915 ईस्वी में प्रकाशित कहानी है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि अब तक की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में इसकी गिनती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी की विद्वता के लिए उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है साहित्य भूषण, पद्म भूषण, शलाका सम्मान या इतिहास दिवाकर। तो बताइए इसका कौन सा उत्तर सही होगा? आइए हम जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इतिहास दिवाकर। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी किस विषय के प्रकांड पंडित थे और किस विषय में उनकी गहरी रुचि थी? ऑप्शन है दर्शन और समाजशास्त्र, संस्कृत और भाषा विज्ञान, गणित और भौतिकी
चित्रकला और अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और साथ ही साथ भाषा विज्ञान में उनकी गहरी रुचि थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है फणीश्वरनाथ रेणु से संबंधित। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार के पूर्णिया जिले के पूर्णिया बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना ओराही हिंगना ओराही हिंगना ओराई हिंगना नामक गांव में इनका जन्म हुआ माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, रेणु को हिंदी साहित्य में किस रूप में विशेष पहचान प्राप्त है? किस रूप में विशेष पहचान प्राप्त है रेणु जी को? ऑप्शन ए है प्रयोगवादी कवि, छायावादी लेखक या आंचलिक कथाकार या रहस्यवादी निबंधकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंचलिक कथाकार। आंचलिक कथाकार का अर्थ क्या है? आंचलिक कथाकार का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ऐतिहासिक विषयों पर लेखन, प्रकृति पर आधारित लेखन, किसी क्षेत्र विशेष अंचल को अपनी रचनाओं का आधार बनाना या केवल महानगरों के जीवन पर लेखन कार्य करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंचल विशेष में किसी क्षेत्र विशेष यानी अंचल को अपनी रचनाओं में का आधार बनाया जाता है। वो आधार अंचल होता है। अंचल में बोली जाने वाली भाषा, बोली, संस्कृति, परिवेश आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेला, आंचल और परती परिकथा क्या है या किस विद्या की रचना है? ये भी आ सकता है। ऑप्शन है कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, उपन्यास या नाटक। तो हम सभी जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों ही इनके क्या है? उपन्यास है। उपन्यास भी कौन से? आंचलिक उपन्यास। अगला प्रश्न है, रेणु ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भीष्म साहनी का जन्म विभाजन पूर्व भारत के किस शहर में हुआ था? विभाजन से पहले किस शहर में इनका जन्म हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, लाहौर, अमृतसर या रावलपिंडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावलपिंडी। अगला क्वेश्चन है, साहनी जी को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन सा उपन्यास था भीष्म साहनी जी का जिसकी वजह से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन है झरोखे, वसंती, कड़िया या तमस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमस। भारत और पाकिस्तान विभाजन से संबंधित ये उपन्यास है तमस। अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहनी लगभग 7 वर्षों तक किस देश में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के पद पर कार्यरत रहे? ऑप्शन है फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका या डी रूस, मास्को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्को। इन्होंने 1 दर्जन रूसी पुस्तकों का भी हिंदी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी ने लगभग 2.5 वर्षों तक किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए है समालोचक, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, नई कहानियां या मर्यादा। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, नई कहानियां। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी की लेखन शैली की विशेषता क्या है? ऑप्शन है जटिल वाक्य रचना, केवल शुद्ध संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अत्यधिक लंबे वाक्य या उर्दू और पंजाबी भाषा की महक के साथ छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो असगर वजाहत से संबंधित है। असगर वजाहत से संबंधित है,
असगर वजाहत का जन्म किस शहर में हुआ था? किस शहर में इनका जन्म हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, अलीगढ़, मुंबई या फतेहपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़। कहाँ हुआ इनका जन्म? अलीगढ़। अगला क्वेश्चन है, असगर वजाहत किस विश्वविद्यालय में अध्यापन यानी पढ़ाने का कार्य करते थे? ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक असगर वजाहत द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है हानुश, बी माधवी, ऑप्शन सी जिस लाहौर नहीं देखा और ऑप्शन डी है कबीरा खड़ा बाजार में। तो कौन सा नाटक है जो असगर वजाहत द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस लाहौर नहीं देखा। सबसे सस्ता गोश्त असगर वजाहत का किस विद्या का संग्रह है? ऑप्शन है कहानी संग्रह या उपन्यास या नुक्कड़ नाटक संग्रह या लघु कथा। हमें बताना है कि किस विद्या से संबंधित रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नुक्कड़ नाटक संग्रह। अगला प्रश्न है, असगर वजाहत ने किस धारावाहिक का लेखन कार्य किया? ऑप्शन है हम लोग या बूंद बूंद या मालगुडी डेज या रामायण। तो इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूंद बूंद धारावाहिक का इन्होंने लेखन कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है मथुरा, जयपुर, शिमला या पूर्णिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिमला। कहाँ हुआ इनका जन्म? शिमला में हुआ। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा को किस साहित्यिक आंदोलन का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माना जाता है? ऑप्शन ए है छायावाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी नई कहानी या ऑप्शन डी प्रयोगवाद। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई कहानी का प्रमुख हस्ताक्षर निर्मल वर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा किस देश के प्राच्य विद्या संस्थान के निमंत्रण पर वहां गए और चेक उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया? तो ऑप्शन है रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया या जर्मनी। तो किस देश की प्राच्य विद्या संस्थान के निमंत्रण पर विदेश गए और वहां पर चेक उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया? तो किस देश की प्राच्य विद्या संस्थान की तरफ से गए? तो वो चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर वहां गए, चेक जो भाषा है उस भाषा के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। उत्तर सही हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया, प्राग के निमंत्रण पर। अगला प्रश्न है, कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह पर निर्मल वर्मा को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यानी इनकी रचना है कव्वे और काला पानी, तो किस वर्ष में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताना है। ऑप्शन ए 1970 या 1985, 1990 या 2005। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 ईस्वी में कव्वे और काला पानी जो इनका कहानी संग्रह है इसके ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की किस विद्या की रचना है? चीड़ों पर चांदनी। ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, निबंध या यात्रा संस्मरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यात्रा संस्मरण। चीड़ों पर चांदनी का यात्रा संस्मरण है। अगला प्रश्न है, ममता कालिया से संबंधित है। ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, नागपुर, मथुरा या दिल्ली। तो कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, ममता कालिया ने किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया था? ऑप्शन है मुंबई विश्वविद्यालय, बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। अगला प्रश्न है, एक पत्नी के नोट्स किस विधा की रचना है और इसकी लेखिका कौन है? ऑप्शन है, ये कहानी है या निर्मल वर्मा की है, या निबंध है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, या उपन्यास है या ममता कालिया इसकी लेखिका है, या नाटक है या भीष्म साहनी है। इसका उत्तर हो जाएगा उपन्यास ममता कालिया। अगला प्रश्न है, ममता कालिया को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य भूषण या व्यास सम्मान। तो बताइए इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य भूषण सम्मान। अगला प्रश्न है, ममता कालिया की लेखन शैली की मुख्य विशेषता क्या है? इनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है, ऐतिहासिकता और दार्शनिकता, क्लिष्टता और अस्पष्टता, सहज भावाभिव्यक्ति, व्यंग्य की सटीकता और सुबोधता, या संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की प्रधानता। तो क्या इनकी विशेषता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहज भावाभिव्यक्ति है, व्यंग्य की सटीकता है और साथ ही साथ सुबोधता भी इनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए है अगोना, ऑप्शन बी ओराही हिंगना, ऑप्शन सी आरत दुबे का छपरा, या ऑप्शन डी फतेहपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरत दुबे का छपरा, बलिया उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किस संस्थान में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षितिज मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ? किस संस्थान के अंदर इनको गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी और आचार्य क्षितिज मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी पंजाब विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी शांति निकेतन, या ऑप्शन डी है काशी नागरी प्रचारिणी सभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांति निकेतन। अगला प्रश्न है, आलोक पर्व पुस्तक पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार मिला? आलोक पर्व जो इनका निबंध संग्रह है, इस पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी सलाका सम्मान, या ऑप्शन डी डी लिट की मानद उपाधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार द्वारा किस अलंकार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण, या ऑप्शन डी पद्म श्री। किस अलंकरण से अलंकृत किया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म भूषण। पद्म भूषण से इनको अलंकृत किया गया। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा द्विवेदी जी की किस विधा की रचनाएं हैं? ऑप्शन है ए निबंध संग्रह, बी आलोचनात्मक ग्रंथ, सी उपन्यास, या ऑप्शन डी कहानी संग्रह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदी जी का निबंध संकलन नहीं है? निबंध संकलन नहीं है। ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी कुटज, ऑप्शन सी कल्पलता, या ऑप्शन डी कबीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर। कबीर इनका निबंध संकलन नहीं है, आलोचनात्मक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी की लेखन शैली की विशेषता क्या है जिसने उनके निबंधों पर पांडित्य यानी विद्वता का बोझ हावी नहीं होने दिया है? कौन सी विशेषता है कि इनके निबंधों पर या इनके लेखन पर पांडित्य के बोझ को हावी नहीं होने दिया है? तो ऑप्शन ए है केवल सूत्रात्मकता, या ऑप्शन बी है केवल कथात्मकता,
या ऑप्शन सी है व्यक्तित्व व्यंजकता, आत्मपरकता और व्यंग्य शैली, या ऑप्शन डी है केवल भावात्मकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज्योतिषाचार्य की उपाधि कहां से प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है काशी नागरी प्रचारणी सभा, ऑप्शन बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी पंजाब विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी संस्कृत महाविद्यालय काशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने 1930 ईस्वी में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न है, सुर साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका द्विवेदी जी की किस विद्या की रचनाएं हैं? ऑप्शन ए है उपन्यास, या ऑप्शन बी निबंध संग्रह, ऑप्शन सी आलोचनात्मक ग्रंथ, या ऑप्शन डी यात्रा संस्मरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलोचनात्मक ग्रंथ। हिंदी साहित्य की भूमिका और सुर साहित्य दोनों ही इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न भी है, 1955 में द्विवेदी जी को राष्ट्रपति द्वारा किस आयोग में सदस्य नामित किया गया था? ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन सी प्रथम राजभाषा आयोग, या ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रथम राजभाषा आयोग का सदस्य इनको नियुक्त किया गया था। इस प्रकार हमने गद्य खंड के अंदर जितने भी लेखक और लेखिकाएं हैं उनके साहित्यिक परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर हमने अध्ययन किया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।